कि हम कृषि को उद्योग का दर्जा देंगे। आज़ादी के 74 वर्षों के बाद भी और इन 30 साल के शासनकाल में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई या किसी ने इतना सोचने का कार्यकर्ता रोड पे उतर करके हुड़दंग नहीं मचाते हैं। पार्टी आई है, दूसरी पार्टी का नाम लेने से डरते क्यों? डरते नहीं है। मैं इन लोगों का नाम अपने मुंह से लेना ही नहीं। 4 महीने में ओवरब्रिज बनेगा, 5वां महीना नहीं लगेगा और ये साबित करके दिखाएंगे। उन्हें जनगणना, उन्हें पशु गणना, उन्हें मतगणना और इस तरह की कितनी सारी गणनाएं हैं जिनमें उन्हें फंसा करके अपना विद्यादान करने के लिए उन्हें इन लोगों ने बना दिया कि आप बन डमरू बन जाइए। इतने जगह पे साइकिल योजना को बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल बेकार की योजनाएं हैं ये सब। मैं तो कंप्लीटली इसे एम्स क्यों नहीं आया, हमारे यहाँ सदर अस्पताल में अच्छी सुविधा क्यों नहीं है, हमारे कॉलेजों में पढ़ाई क्यों नहीं। बता दूं कि इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा भी पिता के पैसे से नहीं की है, इन्होंने लोन लेकर के शिक्षा दीक्षा की है, जिसका उन्होंने हलफनामा इस बार नामांकन दाखिल करते समय दायर किया है कि उनके ऊपर अभी भी एजुकेशन लोन बाकी है। नमस्कार, मैं विश्वजीत आनंद, आप देख रहे हैं प्रसार टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की घोषणा के बाद बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। इस बार का चुनावी माहौल बिल्कुल अलग है। कारण यह कि मार्च में बिहार के सभी प्रमुख प्रिंट मीडिया में, अखबारों में एक विज्ञापन आता है और उस विज्ञापन के थ्रू एक लड़की जो लंदन से पढ़कर बिहार आती है, अपने आप को बिहार में सीएम कैंडिडेट के रूप में बताती है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के। वह लड़की का नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी और उस पार्टी का नाम है प्लूरल्स। चुनावी सफर में हमारे साथ आज सहरसा जिला के प्लूरल्स के जिला अध्यक्ष हैं रोशन झा। चलिए जानते हैं इनसे कि क्या चुनावी मुद्दा है इनका और इनकी जो पार्टी है वो किस रूप में बिहार में आई है और किस रूप में वह जनता के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। स्वागत है आपका। स्वागत है आपका प्रसार टीवी की पूरी टीम का और बिहार की पूरी जनता का। मैं पहला सवाल यह करना चाहूँगा कि आपका चुनावी एजेंडा क्या है और किस रूप में आप जनता के बीच आए हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब 8 मार्च 2020 को आपने जो चर्चा की कि बिहार के, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं मास्क हटा दूं। धन्यवाद। तो बिहार की राजनीति में जब प्रमुख अखबारों में एक विज्ञापन आया और उस विज्ञापन का पहला टैगलाइन था लव बिहार हेट पॉलिटिक्स। इसका सीधा सा मतलब है कि जो लोग राजनीति से नफरत करते थे, ऐसे सीधे साधे सिंपल लोग, नॉन पॉलिटिकल लोग को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। वो प्लेटफॉर्म प्लूरल्स ने दिया और पुष्पम प्रिया चौधरी जी ने वो प्लेटफॉर्म ऐसे लोगों के लिए, ऐसे शिक्षित लोगों के लिए, सकारात्मक राजनीति के लिए प्लूरल्स की स्थापना की और प्लूरल्स जैसा एक प्लेटफॉर्म दिया। आप अपनी बुकिज नॉलेज के दम पे सोशल इंजीनियरिंग पर अपने आप को किस रूप में साबित करेंगे? सोशल इंजीनियरिंग की जो परिभाषा इन लोगों ने गढ़ी, हमारे आदर्श जेपी जी के जो चेले हैं, तथाकथित चेले, उन चेलों ने जो सामाजिक इंजीनियरिंग की एक नई परिपाटी विकसित की, जिसमें सामाजिक न्याय की और सामाजिक समरसता की बात थी, जो कहीं नहीं दिखा। 90 के दशक से जब ऐसे ऐसे लोग सत्ता में आए जिन्होंने सामाजिक न्याय के नाम पे राजनीति की शुरुआत की और सामाजिक न्याय का ये रिजल्ट है कि आज हमारे समाज के जो गरीब, गुरबा, अत्यंत पिछड़े दलित, शोषित, वंचित वर्ग है, वो दिन ब दिन उनकी स्थिति गड़बड़ ही होती चली गई और बदतर ही होती चली गई। और इन लोगों ने सामाजिक न्याय के नाम पे उन लोगों के जो भी संसाधन थे उसका सिर्फ दुरुपयोग किया, बिहार के तमाम उद्योग धंधों को चौपट किया, बिहार में पलायन को बढ़ावा दिया और साथ ही साथ बेरोजगारी जैसे जघन्य चीज़ों को इन लोगों ने बल दिया। आज हमारे बिहार के सभी युवा, सभी किसान और महिलाएं सभी असुरक्षित हैं। किसी के लिए कोई स्कोप नहीं दिखता है। युवा बेरोजगार हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम हो या इस तरह के जितने भी महिला बाल सुधार गृह हैं, उन तमाम जगहों पे जो व्यापक व्यवस्थाएं हैं और जिस तरह से उनका शारीरिक मानसिक दोहन किया जाता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे किसान आज भी, उन्हें समय पे फसल नहीं मिलता, समय पे बीज नहीं मिलता, समय पे कोई खाद की आपूर्ति नहीं होती और उनको जो लॉलीपॉप के नाम पे एक सब्सिडी थमाया जाता है, वो भी इतनी कम राशि होती है कि वो कहीं कुछ नहीं दिखता है।
आपने कुछ पुराने नेताओं का नाम लिया, तो आपकी जो पार्टी चीफ है वो एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान कही कि बिहार में कोई भी मुझे सच्ची नेता नज़र ही नहीं आया अभी तक। तो क्या आप यह कहना चाहेंगे, अब ये बात चल रही है तो मैं पूछना चाहूँगा कि बिहार के जो पहले श्री कृष्ण मुख्यमंत्री रहे, श्री कृष्ण सिंह और फिर जगन्नाथ मिश्र, ऐसे समाज सेवी को आप नेता नहीं मानते हैं या आपकी पार्टी चीफ? समय समय पे बदलाव होता गया और समय समय पे कुछ लोग आए। जो पुराने लोगों थे उनका शासनकाल कम समय का रहा और उन्होंने जो शासन किया वो सबको पता है। उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक बिहार पे राज किया है। दोनों परिवार और दोनों व्यक्ति से सारी जनता अवगत है कि 15 साल एक परिवार ने शासन किया, जहाँ पे एक अंगूठा छाप को मुख्यमंत्री के रूप में पूरे बिहार के लोगों के मुंह पे तमाचा मारते हुए एक अंगूठा छाप को मुख्यमंत्री के रूप में हम लोगों के सामने रख दिया। और उसके बाद का जो बदलाव का समय आया, जब एक तथाकथित इंजीनियर जो उसी समय में डिग्री लिए थे इंजीनियरिंग की, ऐसे व्यक्ति के हाथ में शासन आया जिन्होंने अपने शुरुआती 5 साल में लोगों को ये दिखाया कि सड़क क्या होता है और बिजली क्या होता है। मैं ये कहता हूँ कि उन्हें ये तक पता नहीं है या वो जान करके भी अनजान है कि बिहार सरकार या किसी भी सरकार में मात्र 2 विभाग नहीं होता है। हर सरकार के अंदर 40-45 विभाग होते हैं और तमाम विभागों को दुरुस्त होना, उनका सही ढंग से काम करना जरूरी होता है। सिर्फ सड़क और बिजली दे करके आप विकास की बात नहीं कर सकते हैं। सड़क और बिजली हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। आपकी पार्टी चीफ जो हैं वो जब से वो सोशल मीडिया कैंपेनिंग कर रही हैं, उनका सिर्फ 3 ही एजेंडा है, रोजगार, रोजगार और सिर्फ रोजगार। तो क्या आपने अभी कहा कि सिर्फ 2 ही चीज़ नहीं है? अगर आप जिस नेता की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य है, और तो आपकी पार्टी चीफ तो कभी शिक्षा के बारे में कैंपेनिंग नहीं की, कभी स्वास्थ्य के बारे में, सिर्फ रोजगार। उन्होंने जहां कैंपेनिंग भी किया, जिस बिहार की में जो बंद इंडस्ट्री थी वहां पे जाके दौरा किया, तो सिर्फ रोजगार के बारे में वो बात कर रही हैं। तो क्या आपकी पार्टी की नज़र में और कोई मुद्दा नहीं है बिहार में जो इस पर विकास किया जाए? हमारी नज़र में वो सभी मुद्दे हैं और उन तमाम लोगों के जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जहाँ पे ये लोग एसी रूम वाले लोग आकर के नहीं देखते, वहाँ से योजना बना करके थोप देते हैं, वो सभी लोगों की मूलभूत चीज़ें हमारे एजेंडे में शामिल हैं। आपने शायद हमारे मैनिफेस्टो को नहीं पढ़ा है। उस मैनिफेस्टो में क्लियरली ये सारी बातें वर्णित हैं कि किस तरह से और किन किन क्षेत्रों में हम विकास करेंगे। कुछ मूलभूत बातें मैं उनमें से बता देता हूं कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो कृषि की है कि हम कृषि को उद्योग का दर्जा देंगे। आज़ादी के 74 वर्षों के बाद भी और इन 30 साल के शासनकाल में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई या किसी ने इतना सोचने का जज्बा नहीं रखा कि कृषि हमारा, जो बिहार को सबसे, बिहार ही नहीं भारत को और संपूर्ण विश्व को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र को कभी उद्योग का दर्जा नहीं देने का इन लोगों ने सोचा तक नहीं। और आप कहते हैं सिर्फ रोजगार, ये सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में, बेरोजगारी। हमारे युवा मैट्रिक, इंटर, बीए, ग्रेजुएट और एमबीए कर करके आज भी गैंगमैन, ट्रैकमैन के लिए फॉर्म भरते हैं। पहले मैट्रिक करेंगे तब तो। यहाँ तो अभी भी बहुत सारी आबादी ऐसी है जहाँ तक शिक्षा का स्तर बिल्कुल 0 है। इसी चीज़ में तो सुधार की ज़रूरत है और इसी चीज़ के लिए पुलडल्स आई है ना। अगर इन चीज़ों पे काम हुआ रहता तो पुलडल्स की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारे आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा, अभी हाल के बयान में इन्होंने कहा है सुशासन जी ने, कि बिहार में उद्योग लग ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ समंदर नहीं है। हे भगवान, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी कि बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहाँ उद्योग नहीं लग सकता है, यहाँ समंदर नहीं है, और उप मुख्यमंत्री उसके बातों का समर्थन देते हुए कहते हैं कि कहाँ से उद्योग लगेगा। सब लोग तो पलायन कर जाते हैं, पलायन शौक से करते हैं लोग, उद्योग कहाँ से लगेगा? जमीन नहीं है हमारे पास। शायद उन्होंने बिहार में जितने उद्योग थे जिनको 90 के बाद इन लोगों ने बंद किया है, सबको पता है कि हमारे यहाँ कितने सारे चीनी मिल, सूत मिल, कपड़ा मिल और पेपर मिल, और सबसे बड़ी चीज़ की मॉर्टन पेपर मिल तो आप ही के विधानसभा क्षेत्र में आता है। बिल्कुल, बैजनाथपुर पेपर मिल हमारे विधानसभा क्षेत्र में आता है। और पेपर मिल, क्या प्लान है आपके पास? अगर आपकी पार्टी जीत कर आती है, सत्ता में आती है, तो आप पेपर मिल को किस रूप से आप उस पर काम करेंगे? हम पूरे बिहार में 8 ग्रोथ सेंटर बनाएंगे। उन 8 ग्रोथ सेंटर में, विभिन्न 8 ग्रोथ सेंटर में 8 नए उद्योगों की स्थापना करेंगे, जिसमें आईटी पार्क
की स्थापना होगी, जिसमें टेक्सटाइल पार्क की स्थापना होगी, जिसमें वहाँ की जो जगह से जुड़ी हुई जो उद्योग है, जहाँ पे हम कैश क्रॉप की बात करेंगे, कैश क्रॉप से संबंधित उद्योग लगाएंगे। हमारे यहाँ जैसे सहरसा विधानसभा में मक्का और मखाना बहुतायत में उत्पादन होता है, लेकिन कोई मार्केट लिंकेज नहीं होने की वजह से हमारे किसान उस मक्का और मखाना को दूसरे राज्यों में जाकर के औने पौने दाम में बेचने को मजबूर होते हैं। इस बार भी हमारे किसानों को मकई का जो उनका लागत मूल्य था उससे भी कम में उन लोगों ने उसे बेचा है। तो हमारा कंप्लीट बस यही लक्ष्य है कि जो जिस जगह से संबंधित उद्योग होगा, जहाँ पे जिस उद्योग की संभावनाएं होंगी, वहाँ पे उस चीज़ से संबंधित उद्योग लगेगा और ये पहले सिग्नेचर पे लगेगा। इसके लिए लंबे समय का इंतजार नहीं किया जाएगा। एक बात और निकल कर आती है कि आपकी पार्टी जब से आई है बिहार में, मार्च में उन्होंने पहला अपना विज्ञापन दिया, सोशल मीडिया कैंपेनिंग काफ़ी ज़्यादा कर रही है आपकी पार्टी। समाज का वह तबका जो सबसे मतलब निचला तबका कहा जाए, वहाँ तक आपकी पार्टी नहीं पहुँच पा रही। वहाँ के लोग यह बोल रहे हैं कि कौन है पिस्टन प्रिया चौधरी, कौन है प्लूरल्स पार्टी, मैं जानता तक नहीं, क्योंकि यह धरातल की बात है कि वो तबका अभी भी इंटरनेट से काफ़ी दूर है। वहाँ के बच्चे अभी भी शिक्षा और इंटरनेट की दुनिया से काफ़ी दूर है। अगर इंटरनेट यूज भी करते हैं तो यूट्यूब पर सिर्फ अश्लील और भोजपुरी गाने के अलावा वो कुछ नहीं देखते। तो आपकी पार्टी वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है और वहाँ से सबसे ज़्यादा मतदान भी होता है, यह किसी छिपा हुआ नहीं है। फिर किस तरह आप कहते हैं कि आप बिहार को जीत रहे हैं या बिहार में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं? मुझे एक बात जान के खुशी हुई कि आपके सवाल में बिहार की बदहाली का प्रतीक छुपा हुआ है कि किस तरह से आज भी जब पूरी दुनिया 5G, 6G और 7G की बात कर रही है, हम चांद और मंगल पे जाने की बात कर रहे हैं, हम आज भी इंटरनेट और मोबाइल की दुनिया से मैं किसी पार्टी से तो नहीं हूं ना, तो इसलिए मैं तो जो बिहार की हालात है उस पर तो मैं बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी पार्टी से नहीं है और आप बिल्कुल निष्पक्ष और सटीक सवाल जो एक जनता की जो सवाल है वही सवाल आप पूछ रहे हैं, और जवाब भी मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आपके सवाल का जवाब देने में मुझे भी अच्छा लग रहा है कि वो जनता डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो रही है। मैं ये कहूँगा कि आपने बदहाली की चर्चा कर दी और इस बात को आप भी स्वीकार करते हैं और बाकी लोग भी, तमाम जनता स्वीकार करती है कि हमने बिहार को आज भी उसी स्थिति में रखा है जो 30 साल पहले था, उससे भी बदहाली स्थिति में कर दिया। तो और आपको ये भी पता होगा कि एक दिन में कोई सेंसेशन हो जाता है, एक दिन में कोई हिट हो जाता है, और अभी हमारे पास चुनावी प्रक्रिया में 20 दिन बाकी है, रिजल्ट आने में अमूमन 20 दिन बाकी है, और उस 20 दिनों में 25 दिनों में हम हिट ही नहीं होंगे, सुपर हिट होंगे। मतलब आपका कहना है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में, सहरसा विधानसभा क्षेत्र में जो पूरा एरिया है इधर यहाँ का, तीसरे चरण में मतदान है, तो तीसरे चरण के मतदान से कुछ दिन पहले आपकी पार्टी यहाँ पे सक्रिय होगी और लोगों के मन में आपकी अपनी छाप छोड़ देगी। हम सक्रिय हैं, हमने पंचायत स्तर और बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं का गठन कर दिया है, लेकिन एक ही उसमें बात है कि हमारे कार्यकर्ता रोड पे उतर करके हुड़दंग नहीं मचाते हैं, वो साइलेंट हैं, इसलिए लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है। वो तो अब जातिवाद पॉलिटिक्स से, राजनीति से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, जातिवाद आज के समय में कहीं से किसी भी तरह की इस बात पे चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की चर्चा आज के समय में राजनीति में ये नकली नेता लोग करते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो जिस जाति की बात करते हैं उस जाति को उन्होंने गर्त में ढकेला है। आप युवा के दम पर आपकी पार्टी चल रही है, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। पुष्पन प्रिया चौधरी का जो फेसबुक अकाउंट है उनका, जो उस अकाउंट पर उन्होंने जो पोस्ट करती हैं, उस पोस्ट पर काफ़ी युवाओं का यह कहना होता है, जब से पार्टी ने अपने प्रत्याशी लिस्ट जारी कर रखा है, उस प्रत्याशी लिस्ट में उन्होंने धर्म के नाम पे बिहारी और जात के नाम पर उस प्रत्याशी का प्रोफेशन डाल रखा है। तो उन युवाओं का ही कहना है, मैंने बहुत सारा पोस्ट पर रिप्लाई जो कमेंट होता है उसको पढ़ा, तो वहाँ पे यह कहा गया कि नई पार्टी है तो कुछ नया होना चाहिए, वरना जातिवाद तो यहाँ भी है। गिने चुने 1-2 प्रत्याशी छोड़कर बाकी इन्होंने भी वैसे ही प्रत्याशी को उतारा है, कास्ट बेसिस पे। जहाँ मुसलमान की वोट अधिक है वहाँ मुस्लिम प्रत्याशी, जहाँ पे निचले तबके के वोटर है वहाँ निचले तबके प्रत्याशी, और जहाँ पे फॉरवर्ड वोटर है वहाँ फॉरवर्ड प्रत्याशी। फिर आप कैसे यह बात कर सकते हैं? यह बात तो फेसबुक पर कमेंट में कहा जा रहा है। बिहार में जो ये नकली नेता हैं, ये 3 सी पे काम करते हैं, कैश, कास्ट और क्रिमिनल। इनके पास जनता का लूटा हुआ टैक्स का और मतलब इतना ज़्यादा पैसा है कि संपत्ति की घोषणा करते हैं तो कोई 600 करोड़, कोई 700 करोड़ करते हैं।
तो कैस्ट की तो बात हो गई। कास्ट की बात इसलिए करते हैं कि उन्हें पता है कि उनके जाति के अलावा कहीं अस्तित्व नहीं है। और क्रिमिनल की बात इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि क्रिमिनल के डर से यहाँ पे वोट कर देंगे। हम 3C की बात करते हैं, हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो मैं 3C की बात करता हूँ। हमारी पार्टी 3C की बात करती है। वो 3C है जिससे चुनाव जीता और चुनाव लड़ा जाता है। वो है सबसे पहला कैडर, दूसरा है कैंडिडेट और तीसरा है कैंपेन। अगर आपके पास पर्याप्त कैडर है, आपका कैंडिडेट शिक्षित और बेदाग है और आपके पास कैंपेन की कैपेसिटी है, तो आप किसी भी चुनाव को जीत सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने इस राजनीति की परिभाषा ही बदल दी है। उन्होंने जो परिभाषा गठित की है उसी को तोड़ने के लिए प्लूरल्स का जन्म हुआ है। यानी आपका कहना है कि यहाँ जो जातिवादी राजनीति चल रही है पिछले काफ़ी सालों से, पिछले काफ़ी पंचवर्षीय चुनाव से, आप जनता के पास जाके यह उनको समझा देंगे कि अतीत में जो आपके प्रत्याशी रहे हैं उनसे बेहतर है हमारे प्रत्याशी, क्योंकि हमारी प्रत्याशी लाइमलाइट में तो नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छा काम किए हैं अपने सेगमेंट में और वो पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल, मैं आपको उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि हमारे सहरसा जिले में 4 विधानसभा हैं। एक विधानसभा बख्तियारपुर का नामांकन रद्द कर दिया गया। उसके लिए लोकतंत्र को जिंदाबाद करता हूँ कि जो इन लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं इन्हें लग गया कि अब वो हमारा सत्ता खिसक चुका है। हमारी क्या काउच इशू किया गया नामांकन रद्द के लिए? वो जब पहुँचे वहाँ पे अपना नामांकन करने के लिए, तो उनका NR रसीद तक नहीं काटा गया, उन्हें वापस कर दिया गया। अच्छा ठीक है, तो पुरानी बात पे आ रहे मतलब। अब मैं बताता हूँ कि हमारे प्रत्याशी, हमारे सहरसा के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने आप को साबित किया है। पिछले 20 वर्षों से उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और एक से एक अफसर्स को पैदा किया है अपने शिक्षा सेवा के माध्यम से। वो एक बेहतरीन शिक्षक हैं। सहरसा के शिक्षा जगत में उनका एक बड़ा नाम है। हमारे जो महिषी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने पिछले दिनों में कम से कम ऐसी 10 बड़ी कंपनियां हैं जिसमें उन्होंने अपने आप को साबित किया है। अभी भी वो सेल जैसी कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और काफ़ी शिक्षित हैं। अब उनके शिक्षा का ब्यौरा तो मुझे नहीं देना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि कैपजेमिनी हो कि TCS हो, ऐसी कंपनियों में उन्होंने काम किया और अपने आप को साबित किया है। और हमारे जो सोनवर्षा के प्रत्याशी हैं, सोनवर्षा सुरक्षित सीट है, वहाँ के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने 40 साल एक पार्टी की सेवा की। 40 साल झंडा ढोने के बाद भी उन्हें ये कहा जाता है कि आप अभी आपके पास पैसा नहीं है, आप चुनाव मत लड़िए। मैंने उन लोगों को उठाया है। किस पार्टी की सेवा की? मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन सबको पता है कि हमारे सोनवर्षा के प्रत्याशी अमीर राम जी पिछले 40 वर्षों से भाजपा से जुड़ करके भाजपा की सेवा में थे। उन्होंने क्यों पार्टी का नाम क्यों लेना चाहिए? जब आप बेदाग छवि के रूप में आपकी पार्टी आई है, फिर दूसरी पार्टी का नाम लेने से डरते क्यों? डरते नहीं है, मैं इन लोगों का नाम अपने मुंह से लेना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को इतना नकारा और अकर्मण्य साबित किया है कि इनकी चर्चा करके इनकी और जो है पॉपुलैरिटी बढ़ाने का, TRP बढ़ाने का बात होगा, इसलिए इनकी चर्चा ही बेकार है। इनकी चर्चा कोई नहीं करना चाहता। इन लोगों को पता है कि इनकी जमीन खिसक चुकी है और अब एक बिहार में बेहतरीन विकल्प के रूप में लोगों के सामने प्लूरल्स है और प्लूरल्स अपने आप को साबित करके सामने आई है और अपने आप को साबित करेगी। बस 10 साल, हम कहाँ मांग रहे हैं ज़्यादा समय। आप लोग 15-15 साल मांगे हैं ना, 10 साल दीजिए। 5 साल में बिहार भारत का नंबर 1 स्टेट और 10 साल में विश्व का नंबर 1 जगह बन के दिखाएंगे। अब चलिए सहरसा की बात करता हूँ। सहरसा विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर सिर्फ एक ही चुनावी एजेंडा है, चुनावी मुद्दा है। वह मुद्दा है बंगाली बाजार ओवरब्रिज। काफ़ी दिनों से वह कितने न जाने तो 3 शिलान्यास हो चुके हैं और अभी तक तो काम भी चालू नहीं हुआ है। क्या आपकी जो आइडियोलॉजी होगी, या आइडियोलॉजी मत कहिए, मतलब एजेंडा ही कहिए, आपकी जो पार्टी की एजेंडा होगी वो क्या होगी चुनाव सहरसा विधानसभा क्षेत्र के लिए? एक ओवरब्रिज को बनने में अधिकतम 4 महीने लगते हैं। 4 महीने में कोई ओवरब्रिज तैयार हो सकता है। हमारी अगर सरकार आएगी तो पहले 4 महीने में ये ओवरब्रिज बन के तैयार मिलेगा। 5वें महीने में लोग उस पर से आवाजाही शुरू करेंगे और शहर को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। जिन 4 लोगों ने इसका शिलान्यास किया, वो चारों लोग सत्ता में रहते हुए शिलान्यास किया, चाहे वो सांसद थे या मंत्री थे, उन लोगों ने शिलान्यास किया। अधीर रंजन चौधरी जी, उन्होंने इसका शिलान्यास किया।
शरद यादव जी ने शिलान्यास किया, दिनेश बाबू ने शिलान्यास किया, अमूमन सारे, लालू प्रसाद जी ने इसका पूरा पटकथा लिखी है। तो जी, तो सारे लोग ने दिखा दिया कि हमसे नहीं बनेगा ओवरब्रिज। तो भैया जब आपसे नहीं बनेगा ओवरब्रिज तो फिर आपको मौका दे ओवरब्रिज बनाने के लिए। 4 महीने में ओवरब्रिज बनेगा, 5वां महीना नहीं लगेगा और ये साबित करके दिखाएंगे 4 महीने। ओवरब्रिज के अलावा भी सहरसा की जनता काफ़ी परेशान है, विकास का कुछ नाम यहाँ नहीं है। सहरसा एक बहुत ही अतीत काल से जिला रहा है और काफ़ी पुराना जिला है, फिर भी यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं है। ओवरब्रिज के नाम पर सिर्फ विकास को नहीं करा सकता सहरसा में। आपके पास क्या प्लान है कि आप सहरसा को एक अच्छे राज्य की श्रेणी में ला सके, अच्छी माफ कीजिएगा जिला की श्रेणी में ला सके और सहरसा की जनता को विकसित कर सके? सहरसा की जनता को अभी तत्काल जो उसकी मूलभूत समस्याएं हैं वो है सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा। बिजली के मामले में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि बिजली में सुधार है, पर्याप्त है, बिजली में सुधार है और ये काफ़ी लंबे समय से, ये कोई चुनावी एजेंडा बनना ही नहीं चाहिए कि 2020 में भी हम बिजली की बात कर रहे हैं तो इससे बड़ी बदहाली की बात ही नहीं होगी। तो हम जो 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उन तीनों क्षेत्र में लोग, जो सामान्य गरीब गुरबा लोग हैं वो अस्पताल में जाते हैं और अस्पताल की व्यवस्था ये है कि जिस दिन से यहाँ पे आईसीयू खुला है आईसीयू बंद पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य सेवा को सुधार करना है और हमारे मैनिफेस्टो में जो शामिल है कि प्रति व्यक्ति एक डॉक्टर। इसका मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति का अपना एक डॉक्टर होगा, वो व्यक्ति उस डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। वो डॉक्टर बहुत सारे व्यक्ति के डॉक्टर होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति के डॉक्टर होंगे, वो व्यक्ति बहुत सारे लोगों के डॉक्टर होंगे, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति के भी वो खास डॉक्टर होंगे जिनसे डायरेक्ट उनका संपर्क होगा। स्वास्थ्य की व्यवस्था खत्म। उसके बाद मैं शिक्षा पे आता हूँ। BNMU पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष में बदनाम है यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। 5 साल में यहाँ पे ग्रेजुएशन 5 साल में डिग्री मिलती है और कॉलेजों की स्थिति ये है कि कोई छात्र क्लास नहीं करता है। प्रोफेसर साहब 1 लाख 1.5 लाख रुपये सालाना महीना वेतन उठाते हैं और वो उसके अलावा उनकी भूख इतनी ज़्यादा है कि उसके अलावा भी वो प्राइवेट ट्यूशन करते हैं, प्राइवेट अपने कोचिंग में बच्चों को बुलाते हैं, वहाँ पे पढ़ाते हैं। बच्चे फीस दे करके, गरीब जो बच्चे हैं हमारे वो या तो यहाँ फीस दे करके पढ़ते हैं और जो थोड़े सामान्य वर्ग के, मध्यम वर्ग के लोग हैं वो बच्चे को अभी के समय में भी कोटा और दिल्ली भेज करके बच्चे को पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ये जो यूनिवर्सिटी में इन्होंने मकर जाल फैला रखा है इसकी पहले व्यवस्था होगी कि इन्हें साफ किया जाए और तमाम कॉलेजों में पठन पाठन की व्यवस्था 100% सुनिश्चित होगी। जो छात्र 75% अटेंडेंस नहीं लाएगा उसे फॉर्म भरने ही नहीं, बिल्कुल परीक्षा से वंचित किया जाएगा। तो विद्यार्थी 100% कॉलेज आएंगे और जब कॉलेज आएंगे तो शिक्षकों की बाध्यता होगी, प्रोफेसरों की बाध्यता होगी उन्हें पढ़ाने की। तो कॉलेज तो तब ना जाएंगे, नियंत्रित करने की जरूरत है। कॉलेज तो तब ना जाएंगे जब वो प्राथमिक विद्यालय से पास आउट होंगे। प्राथमिक विद्यालय की तो हालत बहुत ही खराब है यहाँ की। बिल्कुल, प्राथमिक विद्यालय की इतनी हालत खराब है कि ये कहते हैं कि मैंने तमाम जितने भी स्कूल थे उनका भवन बना दिए, लेकिन शिक्षक जिनका पेट नहीं भरता है वो पढ़ाएंगे क्या? आज भी हमारे नियोजित शिक्षकों की ये स्थिति है कि वो जब वेतनमान की मांग करते हैं तो उन पे लाठियां बरसाई जाती है। हमारी शिक्षक महिलाओं, माताओं, बहनों का ये स्थिति है कि वो जब भी अपनी मांग, अपने अधिकारों के लिए पटना जाती है और वहाँ पे मांग करती है तो इनका जो पूरा बनाया हुआ तंत्र है वो तंत्र उस पर लाठियाँ बरसाता है। तो उनको जब उनके पेट को अनाज मिलेगा, उन्हें पूर्ण वेतनमान और संपूर्ण जो उनकी जो क्षमता है उसके आधार पे उन्हें वेतनमान दिया जाएगा, उनके सही पूरे देखरेख की व्यवस्था होगी तो बिल्कुल व्यवस्था सुधरेगी। कोई नहीं चाहता है कि हम बच्चे को नहीं पढ़ाएं, लेकिन जो व्यवस्था है उसमें वो नहीं पढ़ा पाते। उन्हें मिड डे मील, उन्हें जनगणना, उन्हें पशु गणना, उन्हें मतगणना और इस तरह की कितनी सारी गणनाएं हैं जिनमें उन्हें फंसा करके रखा जाता है। तो आपका कहना यह आए थे शिक्षा अपना विद्या दान करने के लिए, उन्हें इन लोगों ने बना दिया कि आप बन डमरू बन जाइए। इतने जगह पे नचाते हैं ये लोग। तो आपका यह कहना है कि अगर आपकी पार्टी मतलब सत्ता में आती है, राज्य में सत्ता में आती है, तो जो शिक्षक होते हैं उनको शिक्षा के अलावा और किसी काम इन्वॉल्व नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। शिक्षक शिक्षा देने के लिए है और उनका काम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा देना होगा। वो बच्चों को पढ़ाएंगे,
और बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जब और हमारे मैनिफेस्टो में एक और महत्वपूर्ण बात शामिल है कि जितने भी ये सरकारी अफसर और नेता हैं, इनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ेंगे। जब वो उस स्कूल में पढ़ेंगे तो 100% है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, पढ़ाई अच्छी होगी और क्लासरूम अच्छा होगा, तो बच्चों की जिज्ञासा बढ़ेगी। उन्हें तरह तरह के मोटिवेशनल क्लासेस की तहत उन्हें क्लासरूम से जोड़ा जाएगा, ना कि इस तरह की मिड डे मील और पोशाक, छात्रवृत्ति है, स्कूल है, स्कूटी है, मोटरसाइकिल जैसी योजनाओं से उन्हें प्रलोभन दिया जाएगा। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उन्हें कोई लोभ देने की जरूरत और साइकिल योजना को बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल बेकार की योजनाएं हैं ये सब। मैं तो कंप्लीटली इसे वर्स्ट मानता हूं। आपके पास जो भी बजट है, उस बजट को कहां खर्च करना है या उनको पता ही नहीं है कि कहां खर्च करना है। और आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो बच्चियां जिस स्कूल में जाती है उसका छत गिरने वाला होता है। आप सहरसा में एकमात्र गर्ल्स स्कूल है जिसकी स्थिति आप जाकर के देख लीजिए कि वहां पे बच्चियां इस डर से स्कूल नहीं जा पाती है कि कब छत गिर जाएगा, और आप साइकिल देकर के उसे स्कूल बुला रहे हैं। सबसे पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर दो, बच्चियां स्कूल आएंगी। जब सहरसा की बात हो रही है, रोशन झा एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते हैं सहरसा में। आपने चमकी बुखार में काम किया, आपने पटना के बाढ़ में काम किया, सहरसा के तमाम ऐसे सोशल वर्क हैं जिसमें आपका योगदान अच्छा रहा है, बहुत अपर लेवल तक रहा है। कि आपको क्या लगता है सहरसा की जो बदहाल स्थिति है वो किसके कारण है? सरकार के कारण, यहाँ के सांसद विधायक के कारण, या यहाँ की जनता के कारण? यहाँ के नकली नेता के कारण। यहाँ पे जितने लंबे लंबे कुर्ते वाले नेताजी हैं, सिर्फ और सिर्फ सहरसा की दुर्गति उनकी वजह से हुई। आपने एक महत्वपूर्ण मसला छोड़ा ओवरब्रिज का, अभी आपने छेड़ा था। ओवरब्रिज के नाम पे मुझे लगता है कि पिछले 30 वर्ष में कितने सारे नेताजी बन गए, आज बड़े बड़े पद पे हैं, लेकिन वो तो पद पे चले गए, ओवरब्रिज नहीं बना। ये स्थिति है और इस स्थिति को बदलने की ज़रूरत है। जब भी कभी ऐसे लंबे लंबे कुर्ते वाले नकली नेता आए ना हम आपके क्षेत्र में, उन्हें उनसे सवाल करेंगे जब युवा कि हमारा ओवरब्रिज क्यों नहीं बना, हमारे यहाँ एम्स क्यों नहीं आया, हमारे यहाँ सदर अस्पताल में अच्छी सुविधा क्यों नहीं है, हमारे कॉलेजों में पढ़ाई क्यों नहीं होती है। इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये उल्टे पांव वापस चले जाएंगे। और हमारा काम यही है कि हम उन युवाओं को जगाएंगे, और वो युवा जब जगेंगे, सवाल पूछेंगे, तो ये लोग वोट मांगने भी नहीं आएंगे, मुझे पता है। और वो युवा बेहतरीन विकल्प को ही वोट करेंगे। एक और दिलचस्प सवाल यह है कि जो अदर किसी पार्टी के नेता हैं, जब उनसे कोई मीडिया कर्मी, चूँकि पुष्पम प्रिया चौधरी एक नई सनसनी बनकर आई हैं, तो किसी दूसरे पार्टी से भी इंटरव्यू क्यों ना हो, जो भी मीडिया कर्मी होते हैं वो उनसे ये जरूर पूछते हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी एक नई उम्मीदवार के रूप में आई हैं, इस पर आपका क्या कहना है? तो उनका सीधे रुपये कहना होता है कि ये लंदन से आने वाली, नाचने गाने वाली से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। घड़ियाली आंसू बहाने वाले, जेब में भिक्स रखने वाले लोग जब किसी को नचनिया गवनिया कह सकते हैं, तो इससे उनकी बुद्धि का पता चल जाता है कि उनके पास कितना बुद्धि है और उनका विजन और उनका मिशन क्या होगा। बातें स्पष्ट है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसकी योग्यता जो होती है, वही उसका पैमाना होता है कि वो व्यक्ति कैसा है। पुष्पम प्रिया जी शिक्षित हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं है। पुष्पम प्रिया जी लंदन में, जहाँ से भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, महात्मा गांधी और ऐसे बहुत सारे नाम हमारे देश में हैं जो वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके आए और उन्होंने अभूतपूर्व काम किया है हमारे देश में। वही उसी जगह से पुष्पम प्रिया भी पढ़ के आई। बिल्कुल, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के आई हैं और उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया है। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में कि किस तरह से पॉलिसी मेकिंग में कि किस तरह से पॉलिसियाँ बनाई जाती है, उसमें उन्होंने अपना वहाँ पे प्रोजेक्ट सबमिट किया है। एक ही संस्थान से भीमराव अंबेडकर पढ़ के आए, उसी संस्थान से पुष्पम प्रिया चौधरी पढ़ के आई। बिल्कुल। फिर भी पुष्पम प्रिया चौधरी भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को सही नहीं मानती हैं, ऐसा क्यों? आपको किसी भी अगर एक भी कमेंट में ये बातें दिख जाए, हम संविधान को मानते हैं इसीलिए हम गलत हैं, वो लोग संविधान को नहीं मानते हैं जिन्होंने लोकतंत्र से लोक को हटा दिया है, सिर्फ तंत्र रख दिया है। ऐसे लोग हमारे ऊपर ये बात अगर कहते हैं तो ये उनका बुद्धिमत्ता का परिचय है। मैं इस पर क्या कहूँ,
आप खुद अंदाज़ा लगा लें और जनता अंदाज़ा लगा चुकी है कि उनकी बुद्धि की पराकाष्ठा क्या है। आप सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी व्यक्ति जब तक शिक्षित नहीं होगा, जब तक उसके अंदर पॉलिसी मेकिंग की समझ नहीं होगी, वो क्या पॉलिसी बनाएगा। एक डॉक्टर ही एक मरीज का इलाज कर सकता है, ना कि एक रिक्शा चालक। आपकी पार्टी 243 सीट पर चुनाव लड़ रही है। अगर आप बहुमत में नहीं आते हैं और दूसरी कोई पार्टी को सपोर्ट करने की नौबत आती है तो किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम बहुमत में आएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। हमारा किसी के साथ आजीवन, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आजीवन कोई गठबंधन नहीं होगा और ना ही किसी पार्टी को हम अपने में मिलाएंगे। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि हमें किसी के साथ गठबंधन बना करके सरकार में आने की जरूरत पड़ी तो हम लोग सत्ता में नहीं आएंगे। ऐसा सवाल हमारा इसलिए था क्योंकि आपके जो पार्टी चीफ हैं पुष्पम प्रिया चौधरी, उनके पिताजी जदयू के पूर्व एमएलसी हैं, जदयू से जुड़े हुए हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं। वो जदयू से काफी जदयू के पुराने उन्होंने जदयू को छोड़ दिया है, अभी छोड़ दिया है, बिल्कुल छोड़ दिया और निर्दलीय तो चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों के अंदर यह मतलब जागरूकता उत्पन्न होती है। बहुत लोग कहते हैं बाजार में, मार्केट में, कि जिनके पिताजी जदयू में हैं उनकी बेटी लंदन से पढ़ के आई, एक नई पार्टी बना ली। तो कहीं ना कहीं यह पार्टी जो है नीतीश सरकार की बैकडोर पार्टी के रूप में है और नीतीश सरकार को बाद में सपोर्ट करेगी। आप मैडम प्रेसिडेंट का कोई भी एक बयान ये दिखा दीजिए कि जिसमें उन्होंने पिता के नाम पे वोट मांगे हो या पिता के नाम पे। अंदाजा लगाती है कि जनता ये भी अंदाजा लगा रही है, जनता ये भी देख रही है कि वो अपने पिता के नाम पे वोट नहीं मांगती है, ना अपने पिता के बातों की चर्चा करती है। उनके पिता को इनकी बदौलत लोग जाने। इससे पहले विनोद चौधरी जी को उनके क्षेत्र के अलावा बिहार की कितनी जनता जानती थी, मुझे नहीं लगता कि काफ़ी लोग, मैं खुद नहीं जानता था। तो पुष्पम प्रिया मैम से ही उनके पिता को एक नई पहचान मिली है और ये हर व्यक्ति को, किसी को भी अपने पिता चुनने का अधिकार नहीं होता है, वो हमें बिल्कुल प्राप्त होता है और उससे वो अकाट्य सत्य है। तो पिता है वो, ये इनका सौभाग्य कहे या दुर्भाग्य कि वो पिता है, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, ना उनको इस पार्टी से कोई मतलब है और ना मैम को उनसे कोई मतलब है। और मैं यहाँ तक बता दूं कि इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा भी पिता के पैसे से नहीं की है, इन्होंने लोन लेकर के शिक्षा दीक्षा की है, जिसका उन्होंने हलफनामा इस बार नामांकन दाखिल करते समय दायर किया है कि उनके ऊपर अभी भी एजुकेशन लोन बाकी है। जिसके ऊपर एजुकेशन लोन बाकी हो, जनता यह भी कहती, चलिए जनता तो ये बात नहीं जानती थी, आपके द्वारा जनता यह भी जान ली कि एजुकेशन लोन पे उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया। लेकिन जनता यह बात जरूर कह रही है कि एक नए पार्टी गठन करने वाली लड़की ऑडी से कैसे घूम सकती है। बिल्कुल, क्राउड फंडिंग हमारा ट्रांसपेरेंट एक प्लेटफॉर्म है, आवर डेमोक्रेसी, जिसे पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोगों का एक व्यापक और समर्थन है उसे कि वो एक निष्पक्ष संस्था है। आवर डेमोक्रेसी हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग क्राउड फंडिंग करते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि उस क्राउड फंडिंग में बिहार ही नहीं, बिहार से प्यार करने वाले भारत और विश्व के तमाम कोने से लोग वहाँ पे स्वेच्छा से अपना दान कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बिहार के बदलाव पे यकीन है और पुष्पम प्रिया चौधरी पे विश्वास है। वो तमाम लोग क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, उस क्राउड फंडिंग से हमारी पार्टी चल रही है, ना कि टिकट लेने में पैसा दिया जाता है, ना टिकट बांटने में पैसा लिया जाता है। फंडिंग को किसी जनता की सेवा में लगाया जा सकता था ना। जनता की सेवा ऑडी से घूमने की जगह पर अगर जनता की सेवा में वो पैसा लगाया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। जनता की सेवा जब आप पूर्ण रूप से सत्ता में आ जाते हैं तभी करना है। मतलब आप लोग में जब जनता आपको चुनेगी तब आप जनता की सेवा करेंगे? नहीं, इसके बाद भी हमारे पास नगर निकाय चुनाव है, हमारे पास पंचायत चुनाव है, हम उस चुनाव में भी अपनी सहभागिता दे रहे हैं। वो तो बात की बात है। अभी आपने कहा कि जब पूर्ण सत्ता में आएंगे फिर हम जनता की सेवा करेंगे। अभी सत्ता में आने से ऑडी खरीद लिए, पहले ऑडी नहीं खरीदा गया है, वो भी उनके दोस्त का है। अभी आपने बोला क्राउड फंडिंग से आया है ऑडी, दोस्त लोग भी मदद कर रहे हैं। अच्छा, क्राउड फंडिंग से पार्टी चल रही है। क्राउड फंडिंग से पार्टी चल रही है और उनका मेंटेनेंस उनके दोस्त कर रहे हैं। उनका मेंटेनेंस उनके दोस्त कर रहे हैं। उनके दोस्त काफी सारे आईएएस आईपीएस है और हमारी पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे आईएएस आईपीएस है जिन्होंने अपने लाइफ के पीक टाइम पे, जब वो
एक अच्छा जगह हासिल कर सकते थे, लेकिन इस सरकार ने उसे नहीं उस जगह पे पहुंचाया या उस जगह पे नहीं पहुंचने दिया। उनके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट को इन्होंने कूड़ेदान में डाल दिया। वो लोग जो इस व्यवस्था से तंग थे, उन लोगों ने अपने लाइफ के पीक टाइम पे रिजाइन करके, हमारे अनुपम सर जो पटना नगर निगम के पूर्व आयुक्त थे, उन्होंने रिजाइन करके ये पार्टी की स्थापना की है। इस पार्टी में महासचिव हैं और ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो इस पार्टी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक और सवाल, अंतिम सवाल यह रहेगा हमारा कि आप पूरा निष्पक्ष रूप में अपने आप को मार्केट में लाए हैं पार्टी के तौर पे। पहले की जो पार्टी होती थी, मतलब है भी, वो पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता होते थे जो 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं। अब क्यों लड़ते हैं यह पता नहीं। लोगों का यह कहना है कि उनको डर रहता है कि एक जगह अगर हार गए दूसरी जगह जीत जाएंगे। अब वही चीज़ आपकी पार्टी में भी देखा जा रहा है। आपकी पार्टी चीफ पुष्पम प्रिया ही 2 जगह से नॉमिनेशन दी हैं, ऐसा क्यों? बांकीपुर जो मगध का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, पटना बांकीपुर विधानसभा, बांकीपुर विधानसभा, और उसकी स्थिति जो कि पूरे पटना, जिससे ये लोग मतलब काफ़ी विकसित शो ऑफ कर रहे हैं, वहाँ पे बांकीपुर में ये स्थिति है कि आज भी ढंग की गली में सड़क नहीं है। उस विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने इतनी सारी कुव्यवस्थाओं को देखा और वहाँ से डायरेक्ट सत्ता को दिखाया जा सकता है आईना, इसलिए उन्होंने बांकीपुर चुना। और बिस्फी जो हमारे कविवर कोकिल विद्यापति का गांव है, उस जगह को इसलिए चुना, दरभंगा जिला का जी, दरभंगा बिस्फी क्षेत्र इसलिए उन्होंने चुना कि मिथिला उन्होंने अपना जन्मभूमि बताया है और उनका जन्मभूमि मिथिला है। और कोई दे सकती थी मिथिला, वो नहीं, वो उनका सिर्फ एजेंडा है कि हमें मिथिला और मगध, ये दोनों क्षेत्र जो आज के समय में भी इतने अविकसित है, उसे एक सही जगह पे पहुंचाना है और उसके लिए वो प्रतिबद्ध है। इसलिए उन्होंने 2 जगह से नामांकन बढ़ाया, ना कि बाकी पार्टियों और बाकी नकली नेताओं की तरह कि एक जगह पे नहीं जनता चुना तो दूसरे जगह चुन लेगा। आपने तो गोल गोल बता दिया, लेकिन आपका भी मतलब वही निकलता है। अगर आप ये बोलते कि बांकीपुर की स्थिति काफ़ी बदतर है और वहाँ से वो डायरेक्ट सरकार को आईना दिखा सकती हैं, तो उनके कोई अच्छे प्रत्याशी वहां से आ सकते थे जो डायरेक्टली वहां से जीतकर सरकार को आईना दिखा सकते थे। उन्होंने बांकीपुर क्षेत्र से डायरेक्ट इसलिए चुना था कि उन्होंने दोनों मुख्यमंत्री उम्मीदवार को चैलेंज किया कि आप में अगर दम है तो आप इस क्षेत्र से चुनाव लड़ लो। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो एक बार भी विधानसभा से चुन करके मुख्यमंत्री नहीं बने और उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ करके जीत जाए। मैं तो ये कहता हूं कि अगर वो नालंदा अपने गृह क्षेत्र में अपने वार्ड का चुनाव जीत जाएंगे तो ये उनकी उपलब्धि हो जाएगी। तो इसलिए कहना है कि आपकी पार्टी की 2 जगह से चुनाव लड़ रही है, इसमें चुनावी एजेंडा है। ये बिल्कुल, ये हमारा चुनावी एजेंडा है और ये आईना दिखाने के लिए ही है और हम दोनों जगह पे जीत रहे हैं। दोनों जगह पे हम बिल्कुल पूर्ण नहीं, अपार बहुमत से आगे आ रहे हैं और उसके बाद आपको मगध, मिथिला, कोसी, सीमांचल सहित तिरहुत जितने भी क्षेत्र हैं उन सब का विकास दिखेगा। लास्ट सहरसा विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? सहरसा या सहरसा जिला के अंदर जितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं, क्योंकि सहरसा के जिला अध्यक्ष हैं पीपल्स पार्टी के, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सहरसा की सम्मानित जनता से सिर्फ यही अपील करूंगा कि अब बहुत हो गया इन लोगों का नाटक। इन लोगों के नाटक को बंद कर दें। सबको पता है कि कोई व्यक्ति किस बल पे चुनाव लड़ रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोई भी व्यक्ति इन बेकार के मुद्दों पे अपना वोट बर्बाद नहीं करे। ये मौका फिर 5 साल बाद मिलेगा, इसलिए इस बार मतदान करें और मतदान के प्रतिशत को बढ़ाएं। सब लोग मतदान में अपनी सहभागिता दें और मतदान करते समय में आपको बटन कहाँ दबाना है ये सोच लें, समझ लें और उसके बाद एक स्वच्छ, शिक्षित, बेदाग और जिन्होंने अपने आप को साबित किया है ऐसे उम्मीदवार को वोट करें और वो वोट करेंगे ईवीएम में जाकर के उनका बटन शतरंज पे ही दबेगा। ये हमारा दावा ही नहीं, हमारा विश्वास है। ये थे रोशन झा, पीपल्स पार्टी के जिलाध्यक्ष सहरसा के। इन्होंने अपनी राय रखी विधानसभा चुनाव 2020 के ऊपर। आप देख रहे थे प्रसार टीवी, मैं हूं आपके साथ बिजजित आनंद। आप अगर हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।